हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने मेटलर्जी चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 और 2 में फ्रेंड्स मिनरल्स और स्लैग, मैट्रिक्स, है ना, और टाइप ऑफ मेटलर्जी और को कैसे कंसनट्रेटेड करते हैं और फिर उस कंसनट्रेटेड और से मेटल कैसे आइसोलेटेड करते हैं, वो सारी मेथड फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 और 2 में डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है मेटलर्जी का, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उसे देखिए, फिर उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ भी नहीं समझ आएगी और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेटलर्जी में एक पूरा कनेक्शन है जो आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, और अब इस वीडियो में हम जो है प्यूरिफिकेशन समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखो कंसनट्रेटेड और से जो मेटल प्राप्त की थी फ्रेंड्स, वो 100% प्योर नहीं होती है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्यूरिफिकेशन, जिसको रिफाइनिंग भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, डिफरेंट मेटल का जो प्यूरिफिकेशन है वो डिफरेंट प्रोसेस से किया जाता है। तो अभी हम सारी प्रोसेस इसमें डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर दी हैं वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली मेथड देखते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कौन कौन सी मेटल हैं जिनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रोसेस के अंदर भी 3 प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्वेशन। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवण। ओके, अब देखो इस मेथड का यूज़ कब करते हैं फ्रेंड्स, जब हमारी जो मेटल है वो और इम्प्योरिटीज़ के बीच में फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। ठीक है, तो हमारी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स वो लो होना चाहिए और जो इम्प्योरिटीज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस मेथड यानी कौन सी मेथड, लिक्वेशन द्वारा हम यहाँ से इम्प्योरिटीज़ को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, हम इस मेटल को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो ये मेल्ट होने में क्या टाइम लगाएंगी। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे हमारी जो मेटल है हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगी, उस टाइम पे हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो हम अपनी मेटल को क्या कर लेंगे, वहाँ से सेपरेट कर लेंगे और इस तरीके से हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स टिन के लिए लिक्वेशन मेथड का यूज किया जाता है, ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको। ठीक, अब अनदर मेथड देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं फ्रेंड्स, जब मेटल और इम्प्योरिटीज़ के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है, देखो तो मेटल हमारी लो बॉइलिंग पॉइंट की होनी चाहिए और इम्प्योरिटीज़ हमारी हाई बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेटल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इस मेटल का हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से फ्रेंड्स कम टेम्परेचर पर ही इसकी क्या है, वेपर बनने लगेंगी, ये वेपोराइज हो जाएगा। और फ्रेंड्स उन वेपर को हम वापस से फिर क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे और इस तरीके से हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब देखो डिस्टिलेशन का यूज़ फ्रेंड्स जिंक और मरकरी के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। किसके, जिंक और मरकरी के प्यूरिफिकेशन में। ओके, अब उसके बाद पढ़ते हैं फ्रेंड्स जॉन रिफाइनिंग। अब देखो जॉन रिफाइनिंग के लिए क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज़ सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो देखो जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, इन 5 मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम जॉन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स जॉन रिफाइनिंग मेथड होती क्या है। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको जो है एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाऊंगी, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, ये एक जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस का डायग्राम दिया है जो यहाँ पे समझाया गया है। देखो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी मेटल होती है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है उसे हम इन रोलरों पे रखते हैं। और ये रोलर क्या हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर हीटर लगे हैं जो हीट इमिट करते हैं। ठीक है, अब ये हीट कहाँ जाती है फ्रेंड्स, ये आप देखिए मिड का जो पोर्शन है ये यहाँ पे ना हमारा जो इम्प्योर मेटल है वो रखा है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो रोलर है इसको घुमा रहे हैं आगे की तरफ, जिससे क्या हो रहा है, ये जो मेटल है वो हमारी क्या हो रही है और इम्प्योरिटीज़ें मेल्ट हो रही हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो प्योर मेटल है वो 1 एंड पे कलेक्ट हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो 1 एंड पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मान लो कि मेटल इधर कलेक्ट हो गई और इम्प्योरिटीज़ इधर की साइड कलेक्ट हो गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद इम्प्योरिटीज़ वाला जो एंड है फ्रेंड्स उसको हम कट करके अलग कर देंगे और हमारा जो मेटल वाला पार्ट है वो इसमें बच जाएगा। इस तरीके से हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब देखो इसके अंदर जो है नोबल गैस का एटमॉस्फेयर भी रखा जाता है। ठीक है, जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस में यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस में जो इन्वायरमेंट रखा जाता है वो किसका रखा जाता है, वो है नोबल गैस का। ठीक है, कोई भी इनर्ट गैस रखते हैं यहाँ पर। ओके,
फिर उसके बाद देखो फ्रेंड्स, एक बार और मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए इसमें, देखो मान लो ये बीच वाला जोन है, इसके अंदर क्या है, ये रोलर लगे हैं और ये इम्प्योर मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल भी है इम्प्योरिटीज़ में, ठीक है। ये बार बार घूमता है आगे के लिए, तो ये देखो मेटल होती है वन साइडेड हो जाती है प्योर स्टेट में, और ये इम्प्योरिटीज़ वन साइडेड हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको कट करके सेपरेट कर देते हैं और हमारे पास ये मेटल का क्या है, प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम प्यूरिफिकेशन की अनदर मेथड, वो है फ्रेंड्स क्या, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फ्रेंड्स देखो हमने फिजिकल प्रोसेस देख ली, अब हम देखेंगे केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली मेथड आती है कपलेशन। कपलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इसका यूज़ किया जाता है सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में। इसके अंदर लेड की इम्प्योरिटीज़ होती है, किसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेड की इम्प्योरिटीज़। तो फ्रेंड्स देखो अब आखिर कपलेशन मेथड में होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि जो सिल्वर के अंदर जो लेड की इम्प्योरिटीज़ हैं फ्रेंड्स, ये इसका जो ऑक्साइड बनेगा फ्रेंड्स वो कैसा होता है, वेपोराइजेबल होता है। कैसा होता है, वेपोराइजेबल। तो देखो ये मेथड होती कैसे है, जैसे फ्रेंड्स देखो ये एक बाउल लिया, मान लो एक कंटेनर सा लिया जिसके अंदर हमने इम्प्योर मेटल को क्या कर दिया, पूरी को भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम हीट माने ऑक्सीजन के साथ में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इम्प्योरिटीज़ है ना, किसकी इम्प्योरिटीज़ थी फ्रेंड्स, लेड की इम्प्योरिटीज़ थी। ये लेड की जो लेड है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, यानी इम्प्योरिटीज़ का क्या ऑक्साइड बन गया। तो ये ऑक्साइड होगा फ्रेंड्स, वो कैसा होगा, वेपोराइजेबल होगा, जो वेपर के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर इसके अंदर हमको क्या बची हुई रहेगी, रेस्ट मास, वो रहेगा हमारा प्योर मेटल, ओके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कपलेशन मेथड में सिल्वर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स वो वेपोराइजेबल बनता है, ओके। अब फ्रेंड्स हम केमिकल प्रोसेस की अनदर मेथड देखते हैं, पॉलिंग। पॉलिंग को कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दंड बिलोडन हिंदी में, ठीक है। फ्रेंड्स इस मेथड का यूज कॉपर और लेड के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। अब देखो इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर फ्रेंड्स कॉपर का, जैसे मान लो इसके अंदर कॉपर के ऑक्साइड होते हैं। तो आखिर अब पॉलिंग मेथड होती क्या है, तो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर आप ये देखिए, एक ही कंटेनर लिया मैंने और इसमें क्या होता है, ये एक लकड़ी का गट्ठा है, क्या लकड़ी का डंडा, मान लो एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा, और इससे हम क्या करते हैं, ये कॉपर का जो मेटल होगी हमारी, इसका जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, बार बार ऐसे चलाते हैं। जैसे आपने देखा हो मम्मी कभी खीर बनाती है तो चम्मच से चलाती है, वैसे इसको हम चलाते हैं और नीचे से क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम हीट करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लकड़ी है ना, जिसके अंदर ये हरी लकड़ी लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये जलती है ना वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब गर्म होती है, तो इस लकड़ी से क्या है, कार्बन इस सॉल्यूशन के अंदर निकल के आता है और हाइड्रोजन निकल के आता है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो कॉपर का जो ऑक्साइड होगा फ्रेंड्स उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन कॉपर के ऑक्साइड का रिडक्शन करके कॉपर बना देगा और CO गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन इससे रिडक्शन कॉपर बना देगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपर का क्या है, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, पॉलिंग द्वारा। तो लेड और कॉपर का पॉलिंग द्वारा प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ओके। अब फ्रेंड्स अनदर मेथड देखते हैं, बेसिमराइजेशन। फ्रेंड्स बेसिमराइजेशन को मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम देखो एक ऐसे ही अपने पास कंटेनर होता है और उसके अंदर हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो वो क्या कहते हैं, जो मेटल है वो हमको प्योर अवस्था में प्राप्त हो जाती है, तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखो फ्रेंड्स प्यूरिफिकेशन की हमने दो मेथड देख ली, एक तो फिजिकल प्रोसेस देख ली, केमिकल प्रोसेस देख ली। अब देखेंगे फ्रेंड्स अगली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां भी इलेक्ट्रो वर्ड आ जाए ना तो सोच लो कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका यूज किस किस मेटल के प्यूरिफिकेशन में करते हैं, एल्यूमिनियम, लेड, Ag, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे और एक कॉपर का पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों का ही प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे और ज़्यादातर हमारा फ्रेंड्स और NCERT के अंदर कॉपर का दिया है, इसीलिए हम कॉपर के को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि देखो हॉल हेरोल्ड मेथड से हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ था, ये मोल्टन एल्यूमिनियम था, माने गलित अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। अब इस एल्यूमिनियम ये क्या था फ्रेंड्स, ये प्योर नहीं है, अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स प्यूरिफिकेशन किस मेथड द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इस मेथड को कहते हैं फ्रेंड्स हूप प्रोसेस। क्या कहते हैं, हूप प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्योर एल्यूमिनियम का हम एनोड बनाते हैं और प्योर एल्यूमिनियम का कैथोड बनाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये होती क्या है, किस तरीके से होता है, तो आप ये देखिए यहाँ पे देखो, ये हमने एनोड बनाया किसका, इम्प्योर मेटल का, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का बना दिया। ये क्या है फ्रेंड्स, कैथोड है, जो किसका बनाया हमने, प्योर मेटल का, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम का बना दिया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फ्रेंड्स यहाँ से जो एनोड है वो से जो प्योर मेटल है वो टूट टूट के डिजोल्व हो के कहाँ,
जमा हो जाती है, इस कैथोड पे क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एनोड के नीचे कलेक्ट होती जाती हैं, और इस एनोड के नीचे ये कलेक्ट होके क्या बनाती है फ्रेंड्स, एनोड मड, जिसे कहते हैं एनोड स्लज या एनोड पंक भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब देखो इम्प्योरिटीज़ कहाँ, एनोड के नीचे स्टोर होती है, जिसको एनोड पंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्यूमिनियम का क्या कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, किससे, हुप प्रोसेस से, ठीक है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम कॉपर का करेंगे। तो कॉपर में देखो फ्रेंड्स कोई नाम नहीं है, बट हम देखते हैं इसमें देखो फ्रेंड्स एनोड जो है ब्रिटल कॉपर यानी फफोलेदार जो कॉपर होता है उसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है। इसका बनाया जाता है, ये इम्प्योर कॉपर है, और कैथोड जो है प्योर कॉपर का बनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है कॉपर सल्फेट और H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होता है कि देखो एनोड जो है ब्रिटल कॉपर का, कैथोड जो है प्योर कॉपर का, और इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर H2SO4 यूज करेंगे और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे हमको प्योर कॉपर जो है स्टोर हो जाएगी, और इस तरीके से हमको कॉपर का भी हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अनोदर मेथड क्या देखते हैं प्यूरिफिकेशन की, वो है फ्रेंड्स वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है, या थर्मल डिकम्पोजिशन। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होती है, तो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर जो कोई कंपाउंड बनता है ना, इम्प्योर मेटल की रिएक्शन हम किसी एक ऐसे एलिमेंट से कराते हैं कि जिससे एक वाष्पशील कंपाउंड बने, और उस कंपाउंड को फिर हम जब हीट करते हैं तो फिर हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पहली मेथड आती है वॉन आर्केल प्रोसेस। क्या, वॉन आर्केल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स वॉन आर्केल प्रोसेस के द्वारा टाइटेनियम और जिरकोनियम का क्या है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन बहुत रैंडम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कुछ नहीं, आपको याद होगा तो आप टिक कर दोगे, समझ में आई। तो बस आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से सुन लो, और जब जब आपको टाइम मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट कर करके सुनो, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटेनियम जो है इम्प्योर मेटल है, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं और टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है। फिर ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये वेपोराइजेबल होता है, इसको हम हीट करते हैं तो हमको प्योर मेटल प्राप्त होती है, और ये आयोडीन जो है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जिरकोनियम करता है काम, ठीक है। अब इसके बाद आती है फ्रेंड्स अगली मेथड मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा निकल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखो इम्प्योर निकल है फ्रेंड्स, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाती है, और ये कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो फ्रेंड्स ये कैसा होता है, ये कॉम्प्लेक्स वेपोराइजेबल होता है, और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी पूरी प्यूरिफिकेशन की मेथड। यदि इसके बावजूद आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताओ। अब फ्रेंड्स देखो हम 3 एलिमेंट एल्यूमिनियम, आयरन और कोबाल्ट की मेटलर्जी को फ्रेंड्स पूरी मेटलर्जी की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए समझेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में समझाया गया है। इसीलिए मैंने इन तीनों एलिमेंट के ऊपर पूरी जो हमने मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और इनकी मेटलर्जी को समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का पाउडर फॉर्म में क्या लेते हैं, अयस्क लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, तो इसको हम लेते हैं Al2O3.2H2O। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखो अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पर इसका डिवाइडेशन, इसको नाम दिया गया है, सॉरी, है ना। तो देखो यदि इसके अंदर आयरन के ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हैं तो इसको रेड बॉक्साइड कहते हैं फ्रेंड्स, और यदि इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हैं तो इसको वाइट बॉक्साइड कहते हैं, ओके। अब देखो दोनों को सेपरेट करने की डिफरेंट मेथड है, जो मैंने आपको देखो जब और को कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, कंसंट्रेटेड और कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें मैंने आपको समझाई है ये सारी प्रोसेस, लेकिन मैं वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको नाम बताए थे। और फ्रेंड्स आपने यदि ये वीडियो देखो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उनको देखिए, तभी आपको इन तीनों एलिमेंट की मेटलर्जी समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है। तो देखो अब हम आयरन की मेटलर्जी को फ्रेंड्स 2 प्रोसेसों के द्वारा सेपरेट करते हैं, एक होता है बेयर प्रोसेस या हम यूज़ करते हैं हॉल प्रोसेस। तो देखो बेयर प्रोसेस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर हम बेस यूज़ करते हैं NaOH, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं फ्रेंड्स, एल्यूमिना से कराते हैं। तो क्या होता है, एल्यूमिना की रिएक्शन NaOH और वाटर से करके फ्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इसे कहते हैं क्या, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट, ठीक है। ये एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर फिर हम पास करते हैं क्या, CO2 गैस, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, एक हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्राप्त होता है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस हाइड्रेटेड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हमको ये सॉलिड स्टेट में एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, जिसका फ्रेंड्स हम आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हॉल हेरोल्ड मेथड द्वारा, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से फ्रेंड्स एल्यूमिना हम हॉल प्रोसेस द्वारा प्राप्त करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो ये क्या है, ये एल्यूमिना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बॉक्साइड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ है। अब इसके अंदर आयरन की इम्प्योरिटीज़ है यहाँ पे, तो है ना, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इससे रिएक्शन करके फ्रेंड्स यही कंपाउंड बनता है, और फिर उसके बाद में फाइनली हमको एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। और फ्रेंड्स अब
वाइट बॉक्साइड के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटीज है, तो इसको रिमूव करते हैं सर्पिक प्रोसेस द्वारा, और इसके अंदर फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन और कार्बन का यूज़ करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन जो है बॉक्साइड से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाता है, फिर ये वापस आगे हाइड्रोक्साइड बनाता है इसका, और फिर फाइनली ये एल्यूमिना बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये कार्बन क्या करता है, इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है उससे रिएक्शन करके CO2 गैस और सिलिका जो है यहाँ से वेपराइज हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको क्या मिल गया, देखो अब हमको एल्यूमिना प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमको, ये कंसंट्रेशन मेथड कंप्लीट हो गई। क्या, किसी अयस्क को जो कंसंट्रेट करते थे ये वो मेथड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस एल्यूमिना का क्या करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने देखा था कि ये कंसंट्रेटेड और से मेटल का आइसोलेशन दो तरीके से करते हैं, एक तो रोस्टिंग या कैल्सिलेशन द्वारा, और फिर उसके बाद में उसका रिडक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये ऑलरेडी ऑक्साइड है तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसका ओनली क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन किसके द्वारा करेंगे, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस द्वारा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाई है। आप यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तब आप यहाँ पे आइए, मैंने इसके पार्ट सेकंड में समझाया है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स क्या, देखो यहाँ से जो प्रोसेस से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है फ्रेंड्स हमको इम्प्योर मेटल। क्या प्राप्त होता है, इम्प्योर मेटल, इसे मोल्टन एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, हूप प्रोसेस के द्वारा हम प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी प्यूरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरी कंप्लीट मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हमने एल्यूमिनियम क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से हम देखेंगे आयरन की मेटलर्जी। ओके, तो देखो अब सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे एल्यूमिनियम में किया वैसे ही आयरन में करेंगे। तो देखो आयरन के अंदर हमने किया कि हमने आयरन के क्या लिए, पहले अयस्क लिए, कौन से, तो हमने लिया फ्रेंड्स हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और ए सिडेराइट। ठीक है, कोई भी एक ले लो, और यहाँ हम एक समझने के लिए ले रहे हैं कि हाँ इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इनके अंदर होती है मान लो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटीज, तो उसको फ्रेंड्स हम ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड द्वारा, ये कंसंट्रेशन की मेथड है ना, कि और को कैसे कंसंट्रेटेड करते हैं। तो यहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटीज़ दूर हो चुकी है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो हमको इसके बाद क्या प्राप्त हुआ, तो फ्रेंड्स इसमें हमको कंसंट्रेटेड और प्राप्त हुआ, और लेस अमाउंट में इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंप्योरिटीज़ है। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम कंसंट्रेटेड और का क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग द्वारा इसको किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है तो इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो सिडेराइट है ना, इसे क्या बोलते हैं, सिडेराइट। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम कैल्सिनेशन द्वारा। तो देखो कैल्सिनेशन में क्या करते थे, हम एयर के एब्सेंट में हीट करते थे, तो इससे क्या बनेगा, आयरन का ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब हमको इन दोनों प्रोसेस के बाद में क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, आयरन का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और लेस अमाउंट में इसमें सिलिकॉन की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस जो भी बना हमारा ये यहाँ के बाद इसको हम डालते हैं किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हम बात्या भट्टी। अब इसको हम कहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको सबसे पहले NCERT से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ओके, और आपने यदि इसे NCERT के डायग्राम से समझ लिया, फ्रेंड्स देखो अब हम ब्लास्ट फर्नेस को NCERT के डायग्राम से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके अंदर देखो ये अयस्क को यहाँ से ऊपर से डालते हैं, और फ्रेंड्स इसके अंदर हम जो है लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करके डालते हैं, और कोक भी इसके ऊपर से यहाँ से हम डालते हैं। ठीक है, अयस्क के अंदर क्या है फ्रेंड्स, अयस्क है, और सिलिकॉन की इसके अंदर क्या है, इंप्योरिटीज है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, देखो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से हम हॉट एयर, गर्म ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या करते हैं, गरम एयर यहाँ से पास करते हैं ऊपर के लिए, तो ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, गरम एयर और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर हम यहाँ से पास करते हैं। ठीक, अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जैसे जैसे ऊपर से और लाइमस्टोन और कोक नीचे आते जाएंगे फ्रेंड्स, तो देखो ये कोक यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जलेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है कि घटता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो पिछली साल ही पूछा था कि ब्लास्ट फर्नेस का जो है जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है 2200 केल्विन 2200 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जो लाइमस्टोन है, एक क्वेश्चन आता है कि लाइमस्टोन हम इसके अंदर क्यों मिलाते हैं, तो फ्रेंड्स क्या है, इसके अंदर सिलिका की इंप्योरिटीज होने की वजह से इसको हम रिमूव करने के लिए इसके अंदर लाइमस्टोन मिलाते हैं। ठीक, कोक क्यों मिलाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमको जो आयरन के जो ऑक्साइड है उनका हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है, इसीलिए हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं। और फ्रेंड्स हमको इसका जो भट्टी का टेम्परेचर भी बढ़ाना है, क्योंकि कार्बन जलेगा तो इसका टेम्परेचर अच्छा हो रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जो लाइमस्टोन है वो इंप्योरिटीज से रिएक्शन करके क्या बनेगा, क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा। क्या बना लेगा, देखो स्लैग, और ये स्लैग को फ्रेंड्स मोल्टन स्लैग को हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट के रूप में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हमको क्या है, मेटल प्राप्त होगा, इसे मोल्टन आयरन के रूप में फ्रेंड्स हमको यहाँ पे प्राप्त होता है पिग आयरन। क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन। तो फ्रेंड्स हमको याद रखना है बात्या भट्टी से कौन सा आयरन प्राप्त होता है आपको,
पिग आयरन प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, हमें कास्ट आयरन, रॉट आयरन डायरेक्ट बात्या भट्टी से प्राप्त नहीं होते हैं। कौन सा आयरन होता है? पिग आयरन। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, इस बात्या भट्टी के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जिनको फ्रेंड्स हम अपने जो नोट्स हैं हम उसमें देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे समराइज फॉर्म में लिख के रखी हैं वो सारी रिएक्शंस। तो लेकिन आपको ये चीज़ उम्मीद है कि जिस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या करते, फीड इनटू, इसके अंदर क्या मिला रहे थे हम? आयस्क मिला रहे थे, लाइमस्टोन मिला रहे थे और कोक मिला रहे थे। ये बात हमने उसमें देखी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि देखो ऊपर वाला जोन जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन से 800 केल्विन है, उसके बीच में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखो, जो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला, वो क्या है? डिसोसिएट कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो Fe2O3 है फ्रेंड्स, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब मैंने आपको याद करूँ, मैंने इलिंगम डायग्राम आपको पढ़ाया था, तो देखो यहाँ का फ्रेंड टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? कौन होता है बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, और हाई टेम्परेचर पे कौन होता है? कार्बन होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या करेगा फ्रेंड्स? रिडक्शन करेगा और Fe3O4 बना देगा और CO2, फिर से फर्दर इसका और रिडक्शन करेगा तो FeO बना देगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के जोन में ये 3 रिएक्शंस होती हैं। फिर अगले जोन में क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से 900 से 1500 केल्विन के बीच में ये जो आयरन ऑक्साइड बना, इसका फ्रेंड्स फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड अभी भी इस टेम्परेचर को लो टेम्परेचर मानेंगे और यहाँ पे क्या बना देगा? आयरन बना देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? देखो कार्बन जो है CO2 से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिलिका ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बना देता है? स्लैग बना देता है। ओके, अब क्या होगा? अब हम और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे आ गए, यानी ब्लास्ट फर्नेस में अपना कहाँ आ गए? नीचे आ गए। ठीक है, तो देखो इसका टेम्परेचर कितना? 1570 से 2200 केल्विन था। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेंड्स बर्निंग ऑफ कोक। यहाँ पे क्या होता है? जो कोक हमने जो मिलाया था ये क्या होता है? जलता है, जिससे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 तो बनाता ही है, उसके बावजूद फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कार्बन जो है हाई टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जी आयरन के ऑक्साइड का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स? पिग आयरन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स, तो हमको देखो ब्लास्ट फर्नेस से अब क्या क्या प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स हमको ब्लास्ट फर्नेस से फ्रेंड एक तो हमको स्लैग प्राप्त हुआ और हमको पिग आयरन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो स्लैग तो ये तो वो है इम्प्योरिटीज है, तो इस तो बाहर हो जाएगा, धातुमल। अब आता है हमको पिग आयरन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त हुआ। इस आयरन को फ्रेंड्स हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम इस आयरन को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोल्डेबल वेराइटी ऑफ शेप। ठीक है, चद्दर बना सकते हो तुम, रॉड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इससे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर याद रखना है, NCERT के अंदर दी हैं चीज़ें। इसके अंदर 4% कार्बन होता है, सल्फर होता है, फिर और फास्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है और मैंगनीज होता है। कार्बन कितना होता है इसके अंदर? 4% होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अब पिग आयरन से क्या प्राप्त करना है हमको? कास्ट आयरन। क्या प्राप्त करना है? कास्ट आयरन। तो देखो कास्ट आयरन कैसे प्राप्त करते हैं हम पिग आयरन से? तो फ्रेंड्स हम पिग आयरन को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। किसके साथ में? आयरन की जो छीलन होती है उसके साथ में और कोक के साथ में। ठीक है, और इसके ऊपर हॉट एयर सप्लाई करते हैं, जिससे हमको पिग आयरन है वो कास्ट आयरन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है? इसके अंदर फ्रेंड्स कार्बन होता है 3%, जबकि पिग आयरन में कितना था? 4% था। ओके, अब उसके बाद और ये कैसा होता है फ्रेंड्स? ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देखो पिग आयरन कैसा था फ्रेंड्स? इसको तो हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते थे, बट इसको नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ये ब्रिटल होता है। माने जब हम इसको मान लो कि कुछ भी हथौड़ा वगैरह कुछ भी मारते हैं, हैमर वगैरह, तो ये टूट जाता है, ना कि ये ऐसे कि फोल्ड हो जाए या कुछ भी नहीं होता है इसका। ठीक है, फिर क्या आता है फ्रेंड्स? कास्ट आयरन से फ्रेंड्स हमको रॉट आयरन प्राप्त करते हैं। अब आता है फ्रेंड्स, देखो रॉट आयरन को हम कास्ट आयरन से प्राप्त करते हैं किसके द्वारा फ्रेंड्स? इसके अंदर देखो जो कास्ट आयरन है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। देखो ये वाली जो इम्प्योरिटीज़ है वो कास्ट आयरन में भी होती हैं। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके कास्ट आयरन से हम रॉट आयरन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स रॉट आयरन जो है आयरन की सबसे प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म है, और ये कैसी होती है? मेलिएबल आयरन भी कहते हैं इसको। ठीक, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी आयरन की मेटलर्जी। अब इसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कॉपर की मेटलर्जी। ओके, तो देखो फ्रेंड्स कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? कॉपर का हमारे पास क्या लेते हैं हम? एक अयस्क लेंगे, क्या? कॉपर पायराइटिस। ठीक है, कॉपर पायराइटिस CuFeS2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? देखो फ्रेंड्स ये क्या है? सल्फाइड अयस्क है। तो मैंने आपको बताया उसमें कि सल्फाइड अयस्कों का जो कंसंट्रेशन करते हैं वो करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा। तो हम यहाँ से कंसंट्रेटेड और प्राप्त कर लेंगे, और इसके अंदर फ्रेंड्स लेस अमाउंट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होगी। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि जो
देखो जो सल्फाइड अयस्क थे, ये भी सल्फाइड अयस्क हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ कंसनट्रेटेड। तो सल्फाइड अयस्कों को जब हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया रोस्टिंग वर्जन का यूज़ करते हैं। तो अब देखो अब ये वर्जन, इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं रोस्टिंग प्रोसेस में। तो देखो जो कॉपर पायराइटीज है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर का सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड और SO2 गैस बनाता है। ठीक, अब फ्रेंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है इन सल्फाइडों से रिएक्शन करती है तो आयरन ऑक्साइड और कॉपर के ऑक्साइड बनते हैं और SO2 गैस रिलीज होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सल्फाइड हैं वो रोस्टिंग प्रोसेस में बहुत कम मात्रा में सल्फाइड जो है ऑक्साइड में चेंज होते हैं। जैसे मान लो कि सल्फाइड के हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है तो उनमें से 20 मॉलिक्यूल ही हमारे किस में चेंज होंगे, ऑक्साइड में चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, रोस्टिंग प्रोसेस हो गई। अब रोस्टिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद में फ्रेंड्स हमारे पास क्या हमको मिला, तो फ्रेंड्स देखो इसमें हमको कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इन दोनों के ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ मिली। ठीक है, अब इस प्रोसेस का हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने ऑक्साइड में चेंज कर लिया, अब हम करते हैं क्या, रिडक्शन। क्या करते हैं, इस ऑक्साइड का रिडक्शन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिडक्शन के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस माने जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं, आप उनको देखिए पहले। ठीक है, तो देखो कार्बन के द्वारा हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो देखो कॉपर के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा रिडक्शन करने पर हमको क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, कॉपर प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो कार्बन है वो इन सल्फाइडों का भी रिडक्शन करेगा, तो फ्रेंड्स नहीं। हमको ये पॉइंट याद रखना है, कार्बन द्वारा सल्फाइड औरों का रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये कार्बन जो है इनका रिडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो तो सबसे पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे देखो ये SiO2 है ना, ये स्लैग बनाएगा किसके साथ मिलकर के, आयरन के ऑक्साइड के साथ मिलकर। तो देखो आयरन ऑक्साइड SiO2 मल के यहाँ पे क्या बना दिया, धातु मल स्लैग बना दिया और कॉपर ऑक्साइड इससे कॉपर में चेंज हो गया। अब क्या बचा फ्रेंड्स, और ये स्मेल्टिंग प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे चलती है, 500 से 600 केल्विन पे। ठीक है, अब इसके बाद में, इस प्रोसेस के बाद में हमारे पास क्या बचा, क्या हमको प्राप्त हुआ, तो देखो स्लैग प्राप्त हुए तो हट जाएगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राप्त हुई, आयरन का सल्फाइड और कॉपर का सल्फाइड। ठीक है, इसको फ्रेंड्स पूरे को दोनों को मिला करके कहते हैं कॉपर मेट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर मेट का कंटेंट क्या होता है, तो फिर हमको ये दोनों का मिक्सर ही कॉपर मेट कहलाता है। ओके, अब फ्रेंड्स देखो हम जो कॉपर मेट से हमको तो भाई देखो कॉपर प्राप्त करना है ना यार, हम कॉपर मेट का क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, बेसिमराइजेशन प्रोसेस में इस कॉपर मेट को डालेंगे। और ये किस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, इसके अंदर होगा ऑटो रिडक्शन। जो भी ये ऑटो रिडक्शन भी कौन कौन सी मेटल का होता है वो भी मैं पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप पहले उनको देखिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपर मेट पटकते हैं इस बेसिमराइजेशन प्रोसेस के अंदर, और इसके अंदर सिलिका ऑक्साइड को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अभी कैसे होता है ऑटो रिडक्शन, देखिए इसमें क्या रिएक्शंस होती हैं। तो देखो सबसे पहले आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड में बदलेगा। फिर आयरन ऑक्साइड जो है ये जो ऐड किया है उसके साथ मिलकर के क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। हमने ये ऐड क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि हमको इस आयरन ऑक्साइड को रिमूव करना था अब यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर एज ए इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि हमको कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं ना कि हम आयरन की। ओके, तो अब इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या है, ये आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम SiO2 मिला के रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा, कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये बना हुआ कॉपर ऑक्साइड वापस कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है फ्रेंड्स, कॉपर बनाता है। यानी इसके अंदर कॉपर ने कॉपर का क्या कर दिया, रिडक्शन। यानी इसे कहते हैं फ्रेंड्स सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो हमारा कॉपर प्राप्त होता है वो हमें ब्रिटल कॉपर प्राप्त होता है, यानी इसे कहते हैं क्या, फपोलेदार कॉपर। ये ब्रिटल कॉपर क्यों है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, देखो ये कॉपर में से ये SO2 गैस बाहर निकलेगी तो इसमें क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फपोलेदार या ब्रिटल कॉपर। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो इसके द्वारा यहाँ से जो ब्रिटल कॉपर प्राप्त हुआ है वो प्योर तो है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो देखो अब हमको क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, हमको स्लैग प्राप्त हो, इसको हटा देंगे। अब भी ब्रिटल जो कॉपर है उसका हम पॉलिंग मेथड द्वारा क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये पॉलिंग मेथड मैंने आपको प्यूरिफिकेशन में समझाई है, तो आप उसको यहाँ से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो देखो पॉलिंग में क्या है, हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर में चेंज करता है, कार्बन भी इसको किस में, कॉपर में चेंज करता है। लेकिन फ्रेंड्स पॉलिंग प्रोसेस के बाद भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, माने हमको प्योर कॉपर प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसको हम और प्योर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो उसके अंदर फ्रेंड्स हमको 99.9% तक हम प्योर कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने तीनों एलिमेंट की क्या पढ़ ली, मेटलर्जी पढ़ ली। तो फ्रेंड्स हमने देखो पूरा मेटलर्जी चैप्टर जो है बिल्कुल NCERT को बेस बनाते हुए समझा है। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंड्स आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको आंसर जरूर करूँगी। ओके, और इन वीडियो को आप सीक्वेंस में देखना, रैंडम देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो हमारा मेटलर्जी में एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है फ्रेंड्स एलॉय, जिसको हम और समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स एलॉय क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो मेटल
क्या जो कॉम्बिनेशन है, माने डिफरेंट मेटल आपस में कंबाइंड करके कुछ नई चीज़ बनाती हैं, उसे हम एलॉय कहते हैं। बस इतना ध्यान रख लो, इसे हो गए मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बनता है कॉपर का एलॉय ब्रास। ब्रास के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। तो याद रख लो, जिसके अंदर जेड आता है उसके अंदर जिंक नहीं होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स गन मेटल। गन मेटल क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रास और ब्रॉन्ज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक ले लो और ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, गन मेटल बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड्स कॉइनेज एलॉय। कॉपर के संग यदि निकल को मिक्स कर दिया तो ये हो गया कॉइनेज एलॉय। अब एक बचता है फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर, इसके अंदर होता है कॉपर, जिंक और निकल। ठीक, तो ये हो गए हमारे एलॉय। अब फ्रेंड्स हमारा ये पूरा मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स आप जो है देखो हमारे चैनल पे जो है एवरीडे इन लाइफ और पॉलीमर भी हैं और हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स देखो मैं पूरे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो मैंने कवर अप किए हैं। आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग में भी फ्रेंड्स इन चैप्टर को स्किप करवा दिया जाता है, बल्कि इनसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ अपना ये लॉस ना कीजिए और इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर करके जाइए। पेपर में आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है। ओके, चलो ठीक है, तो बच्चों आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय, टेक केयर। और एक बात फ्रेंड्स, ये मेटलर्जी के चार्ट का मैंने जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। और इस पीडीएफ को जो है आप जो प्रिंट निकलवा लेना फ्रेंड्स, तो आपका क्या होगा, वन पेज पर ही आपका क्या है, पूरा मेटलर्जी चैप्टर आ जाएगा। दोनों साइड निकलवाना है, तो देखो ये पूरी एक साइड है, फिर अगली अनोदर साइड पे भी ये, माने इस दोनों साइड पे मिला करके हमारा पूरा मेटलर्जी चैप्टर आ चुका है। ओके, तो आप इसे निकलवा लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।